सर, आपका RN24 न्यूज़ में स्वागत है। सर, आप अपना परिचय देंगे? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूर्व प्रधान फराहिम अहमद, नगर पंचायत अगवानपुर। जी सर, आज देश के पर हम आपसे कोई सवाल करना चाहते थे। जैसे कि मौलाना महमूद मदनी के बारे में मुसलमानों का उनके बयान को लेकर क्या ख्याल है, जो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कही हैं, मुसलमानों की क्या राय है? महमूद मदनी साहब का मैंने बयान बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सुना है कुछ बयान मैंने, और फ़िलहाल का ही है ये। देखिए, महमूद मदनी साहब एक आलिमों की लाइन से जुड़े हैं, और वो भी मैं कम्प्लीटली नहीं कहूँगा उनको, क्योंकि उसके जो सदर हैं वो अरशद मदनी साहब हैं, और वो आलिम हैं हमारे। मैं बहुत ज़्यादा ना कहकर मैं इतना ही कहूँगा कि वो राजनीति से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। और रहा असदुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल, वो एक भारत में आज बहुत ही कह सकते हैं, कामयाब कह सकते हैं, काबिल शख्सियत कह सकते हैं, और वो शख्सियत जिनको संसद ने अपने अवार्ड से नवाजा है। जी भारत के बड़े सांसदों में उनका टॉप सांसदों में नाम आता है। जी जी और क्योंकि वो दीनी और राजनीतिक दोनों लिहाज से कहीं ना कहीं मुसलमानों की बहुत सारे मौक़ों पे नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं, जी और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर धर्म को शिक्षा और सियासत दोनों को अपनाना चाहिए। जिसकी शिक्षा और सियासत को जो पीछे छोड़ देता है, जो मज़हब या जो मुल्क, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पीछे रह जाता है। अच्छा इसलिए सर, आज की डेट में अगर सही मानों में देखा जाए तो मुसलमानों की आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल था, मुसलमानों के लिए जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ज़रूरी हैं? इन दोनों के विचार अलग अलग क्यों हैं सर? मैंने अभी ये दोनों सवाल लगभग से हैं आपके, क्योंकि जो महमूद मदनी साहब हैं वो एक आलिम लाइन से आते हैं, और कुछ पर्सनल बिजनेस हो सकते हैं उनके। लेकिन जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल है, वो एक अपने आप में बहुत काबिल शख्सियत हैं। जी और मैं नहीं, बल्कि जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो भी उनका लोहा मानती हैं और उनकी तारीफ़ करती हैं। और क्योंकि उन्होंने उस तरह की पढ़ाई की है, और आज जिस टाइम से असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैंने समझता हूँ, पहली फ़ाइट जीते हैं, अभी तक भी उन्होंने शिकस्त हासिल नहीं की, बल्कि बराबर वो जीतते चले आ रहे हैं, और बड़े अंतर से जीतते हैं। अच्छा सर, एक बार बताइए, मुसलमानों के लिए शरीयत कानून ज़रूरी है या संविधान ज़रूरी है? मुझे लगता है कि ये फिर वही वाली बात आती है, क्योंकि अक्सर ही हम लोग चैनलों पे, टीवी पे देखते हैं कि विशेष रूप से जो मुसलमान राजनीतिक हैं या मुसलमान आलिम हैं, उनसे ही ऐसे सवाल ज़्यादा किए जाते हैं। जबकि मुझे नहीं लगता आदमी ने इंसान ने अपने सामने वाले के काम को देखना चाहिए, नाम से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। इसका एक जवाब ये है कि अगर कोई आदमी शक की नज़र से देखता है मुस्लिम बरादरी को, या मुस्लिम कौम को, या मुस्लिम पक्ष को, या किसी मुस्लिम नेता या आलिम को, जी तो उससे पहले इंडिया गेट पे जाएं। वहाँ एक बहुत बड़ी प्लेट लगी है, जिस पे आज भी लगभग 60% या 65%, यानी जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी देश के लिए, उसमें 60 या 65% लोग वो हैं जिनके नाम मुस्लिम हैं। ये आपके लिए है, और मुझे लगता है कि बार बार ये सवाल नहीं करना चाहिए सही। अच्छा सर, एक बात बताइए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरीके का माहौल है? क्या उनके धर्म स्थल महफूज हैं? सरकार का उनकी तरफ कैसा रुख है? ठीक, ये सवाल आपका बहुत मजबूत है, और मैं मादरत के साथ चाहूँगा कि पब्लिक से सबसे पहले ये चाहूँगा कि किसी सरकार के किसी ऐसे मुद्दे के बहकावे में ना आए, किसी पार्टी के, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाता हो और हमारी सोच को बांटता हो। हम किसी ऐसी तरफ ना जाएं, बल्कि हमें ये इंतज़ार करना चाहिए कि देश की राजनीति करवट लेती रहती है, कभी इस करवट तो कभी इस करवट। जी आज कुछ पार्टियों ने ऐसा माहौल बना दिया है देश में कि लोग रोज़गार को नहीं देखते, बल्कि छोटे छोटे मामलों में मंदिर मस्जिद जैसी चीज़ों को उठाते हैं। और कई बार मीडिया जिन मुद्दों को उठाना चाहिए हमारे नौजवानों के लिए, जी उनको दरकिनार करके धार्मिक मुद्दों को इतना हावी कर देता है कि लोगों का दिमाग उधर से भटक जाता है। जी जी और इसमें कई जगह राहुल गांधी साहब आज की डेट में बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि वो कोशिश है उनकी कि लोगों को जो है एकजुट रखा जाए, हिंदू मुस्लिम इन मुद्दों से हटा करके, और भारत देश की तरक्की की तरफ लाया जाए। और मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा शख्स हूँ और एक नगर पंचायत को बड़ी बात नहीं है, यहाँ से मैं पूर्व में प्रधान रहा हूँ,
तो मैं अपनी तरफ से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हम मंदिर मस्जिद के मुद्दों को ज़्यादा ना लेते हुए सीरियस हम ये लें कि हमारा देश आगे की तरफ कैसे जाए। ऐसे जैसे कि आज यूरोपियन कंट्री, मलेशिया है, चाइना है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो आज ही बहुत ही फास्ट के रूप में तरक्की कर रहे हैं। हम लोग भी उनकी तरह अपने मुल्क को बना सकें, हम सब मिल करके। अच्छा सर, देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का क्या रोल रहा है, आप किस नज़र से देखते हैं? मुसलमानों का रोल, मैं ये बात कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हज़ारों साल पुराना इतिहास है, 76 साल लगभग पुराना इतिहास है। हमें उस इतिहास को देखना चाहिए और तलाशना चाहिए किन लोगों ने कुर्बानी ज़्यादा दी या कम दी, और अगर दी तो क्या देश के लिए दी या गैरों के लिए दी। आप इस मामले में, मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि आप इंडिया गेट पर जाइए, तकरीबन 60-65% वो नाम हैं जो साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी है। उससे अंदाज़ा होता है कि क्या मुसलमान के लिए देश ज़रूरी है या नहीं है, या वो वफ़ादार है या गद्दार है। अच्छा प्रधान जी, आपसे आखिरी सवाल था। बीजेपी सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास। क्या आपको मुसलमानों के प्रति सरकार का रुख वफादार साबित होता है या मुसलमानों को लाभ मिला है सरकार से? देखिए, लाभ का, योजनाओं का जहाँ सवाल है वहाँ तो अधिकतर योजनाएं, जैसे ख़ास करके निचले स्तर पे, मैं ऊपरी स्तर पे तो नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि मसलन अभी पीछे कई रोज़ पहले बात आई थी, कॉलोनियाँ हैं, तो कॉलोनियाँ लगभग जहाँ जैसी ज़रूरतें मिली हैं लोगों को जी। और जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी मिली हैं, काफ़ी तादाद अभी चल ही रहा है काम। मसलन राशन है, तो ये दो चीज़ें फ़िलहाल के टाइम ऐसे मुद्दे हैं, या जैसे टॉयलेट तो बहुत छोटी ही चीज़ है लेकिन फिर भी वो मुद्दा बड़ा था, तो राशन ही बराबर मिल रहा है। लेकिन कुछ जगह पे कुछ लोग अपने आप को चर्चित करने के लिए, कुछ लोग तो सरकार को बदनाम करते हैं जी और कुछ लोग कराने की कोशिश करते हैं। जी। तो यहाँ हमें ज़्यादा नहीं भटकना चाहिए। मैंने बताया कि देश की राजनीति वक्त वक्त पर करवट लेती रहती है। अगर किसी गरीब का भला होता है तो हमें उसे खुशी खुशी लेना चाहिए। और सरकार से मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के लोग हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं जिससे हमारे देश को या हमारी जनता को नुकसान पहुँचता है, उनको उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए और सबके साथ सबका विकास जैसा जो डायलॉग है, जो एक नारा देती है बीजेपी, उसी के तहत और बेहतर से बेहतर काम किया जाए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी इसके लिए। अच्छा सर, हमेशा मुसलमानों का रुख जो है ना भाजपा के प्रति गलत रुख रहता है और भाजपा से लोग बेनिफिट भी उठाते हैं और इसका लाभ भी पहुंचता है उन लोगों को, मुसलमानों को। क्या ऐसा चुनाव के समय ऐसा क्या हो जाता? आप लोग असल में मीडिया से हो तो आप लोग कुरेदने की कोशिश करते हैं जानबूझ करके कि कुछ ऐसे मुद्दे कुरेदे जाएं। मैं इतना बड़ा भाई नेता या कोई अभी नेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी बताया है कि ऐसा नहीं है। विकास में मुसलमानों को भी मौका मिल रहा है और दूसरों को भी मौका मिल रहा है। ये अलग बात है, कहीं कम, किसी को कहीं कम ज़्यादा, लेकिन डायलॉगबाजी जो है, जो चुनाव जब करीब आता है, कुछ डायलॉग नेता अपने लिए या अपनी सीट के लिए ऐसे डायलॉग का, ऐसे बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले को तीर की तरह चुभते हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो वोट मुस्लिम बढ़त की तरफ आने वाला होता है वो वहाँ रुक जाता है। जी जी जी। खास करके जब जब चुनाव करीब आता है। जी, मेरी अपनी समझी बात कहती है। बाकी जी, आप मीडिया से हैं और साथ ही मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा अपने क्षेत्र के, देश के नौजवान भाइयों से कि वो पार्टियों की राजनीति पर ज़्यादा ना जाएं, उनकी बयानबाजी पर ज़्यादा ना जा कर के वो ये देखें कि हमारा देश तरक्की कैसे कर सकता है। आज दूसरे मुल्क हैं, बुलेट ट्रेन और तमाम तरह तरह की सुविधाएं, इंडोनेशिया हमसे बहुत पिछड़ा देश था लेकिन वहाँ आज बुलेट ट्रेन चालू हो गई है। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी जो देश की एक नौजवान तबका है, पीढ़ी है अगली, उसको आगे की तरफ कैसे लेके जाएँ। हमारे बुज़ुर्गों ने तो गुलदस्ता दिया है ना बना के जी, हम उसको बिखरने ना दें बल्कि उसके अंदर और ख़ूबसूरती पैदा करें और हम आगे की तरफ जाने के लिए हम लोग अपने जो नौजवान हैं उनको तैयार करें और बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर खान पान के लिए हम लोग सरकार से डिमांड करते रहें और यही हमारी मेन ज़रूरतें हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और था। ओवैसी साहब हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और उन्हें लोग बी टीम भी बीजेपी की मान के चलते हैं। क्या ऐसा क्या है? क्या वो बीजेपी से कोई उनका गठबंधन है? क्या बीजेपी की बुराई भी करते हैं मगर बीजेपी द्वारा, पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं होती? देखिए, ये सवाल मेरे ख्याल से मीडिया के हिसाब से कोई मजबूत नहीं है। वो ख़ुद एक बैरिस्टर हैं अपने आप में
और कानून के बहुत ज़्यादा जानकार हैं और माशाल्लाह संविधान को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं। अगर वो गलत थे, अगर उनके बयान गलत हैं, तो हमारी संसद ने हमारे बहुत माननीय बड़े बड़े काबिल सांसद बैठे हुए हैं वहाँ पे, और जो हमारे संसद के अध्यक्ष होते हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। हमारा देश का संविधान है, अगर वो गलत बयानबाजी करते हैं तो कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, उसमें क्या बुराई है। जी लेकिन एक कहावत है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जी। मेरा या और लोगों का मानना भी यही है, क्योंकि बैरिस्टर साहब काबिल हैं और वो बात का सवाल और जवाब बखूबी जानते हैं। नहीं, उनके बयान जो होते हैं ना ऐसे भड़काऊ होते हैं, ऐसे लोगों के मन पे चोट लगती है जाके, जो उनके खिलाफ ही हो जाते हैं लोग। और फिर आज तक वो यहाँ अपने उत्तर प्रदेश से कोई चुनाव में कामयाबी भी हासिल नहीं कर पाए। देखिए, ये एक राजनीति है हमारी, जो हमारे यहाँ जो बीजेपी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, और बहुत लंबे टाइम, लगभग जैसे बताया जाता है कि आरएसएस को खुद को अपने आप को यहाँ तक लाने में लोगों का मानना है कि लगभग 100 वर्ष लगे। तो किसी भी चीज़ के लिए काम करना होता है, और जब इतना आदमी देर तक मेहनत करके ऊपर आएगा, वो उतना ही ज़्यादा मंझा हुआ खिलाड़ी कहलाएगा। जी जी जी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कांग्रेस एक ज़माना था कि पूरे भारत पर राज करती थी, जी आज बीजेपी के मुकाबले पिछड़ी हुई है, लेकिन फिर संघर्ष कर रही है वो। जी जी। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। आज वो जहाँ हैदराबाद में हैं, वहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ जोर लगा रही हैं, लेकिन वो उनके मुकाबले सक्सेस नहीं हो पा रही वैसे हिसाब से। ये राजनीति में पता नहीं कब क्या हो जाए। वो अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है। जी हाँ, और सभी पार्टियाँ अपने अपने तरीके से मेहनत करती, काम करती हैं। शिवसेना है, एक ज़माने से काम करती है महाराष्ट्र में, लेकिन आज तक वो बाहर निकल के सक्सेस ज़्यादा नहीं हो पाई। जी। लेकिन ठीक है, महाराष्ट्र में उसका अपना सिक्का चलता था और चलता है। इसमें सर ये अभी ये चुनाव चल रहा है, ये विधानसभा का, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये जैसे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होना है, जी जी जी। इसमें किसकी जीत मान के चलते हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग कोई राजनीति के ऐसे पंडित नहीं हैं कि हम बहुत पहले से जो है उसको बहुत क्लियर कर दें, क्योंकि मैंने बताया कि अदना सा इंसान हूँ मैं, और आप लोग वक्त वक्त पे किसी न किसी रूप में मतलब बैठा लेते हैं, तो आप ही लोगों से जानकारी मिलती है। अभी तक तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर गठबंधन आपस में मजबूत रहता है तो उम्मीद है कि ये कुछ सीटें ज़्यादा जीत लेगा, बीजेपी कम जीत लेगी। लेकिन गठबंधन अगर आपस में नहीं रहा तो फिर मैं समझता हूँ कि बीजेपी ज़्यादा जीतेगी सीटें। अच्छा सर, ये योगी जी का बुलडोज़र चल रहा है, इसके बारे में बताएगा क्या हो सकता है। योगी जी के बुलडोज़र के बारे में क्या ख्याल है आपका? बुलडोज़र का फ़िलहाल में अभी आया था, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने खाली एक दिन मैं देख रहा था कई दिन पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया है उसको कि जब तक जो है कोई कोर्ट के आदेश ना हो, या कोर्ट से कोई डायरेक्ट किसी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश ना हो। मैं खाली यूट्यूब का देख के बात कर रहा हूँ, मैंने अभी वैसे पढ़ा नहीं है। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि तब तक आप जो है किसी के मकान को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुआ। जी, अभी मुजरिम बनाया है, लेकिन मुजरिम साबित नहीं। जुर्म जब उस पर साबित हो जाए, कोर्ट क्या कहता है कल को, कोर्ट कहता है तोड़ने को तोड़ दीजिए, कोर्ट नहीं कहता तो नहीं तोड़िए। क्योंकि अगर हम इस तरह से तोड़ते हैं, देखिए कई बार ऐसा हो सकता है वो गलत हो जी, लेकिन उसकी बाकी फैमिली के लोग जो छत के नीचे रह रहे हैं वो अच्छे हों, जी, तो वहाँ क्या होता है, बच्चे बड़े सबके सब वो बेघर हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी जो ख़त्म हो जाती है, और एक ऐसा माइंड पे एक ऐसा असर जाता है उन बच्चों के, जिसकी भरपाई उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पाती है। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी सक्षम हैं, और कानून के मामले में कई जगह उन्होंने लगाम लगाई है और कुछ जगह नहीं भी लगी है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या जो भी हमारे माननीय हैं, मैं उनसे यही कहूँगा साहब, इस मसले में बुलडोज़र में विशेष रूप से देखा जाए, क्योंकि उसके पूरे घर के जो मानसिक चोट पहुँचती है और उसके भविष्य को बहुत बड़ा झटका लगता है पूरी फैमिली। जी। जी सर, शुक्रिया। धन्यवाद सर।